बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी को आज तीसरा दिन था और मैं अस्पताल के चक्कर लगा रहा था क्योंकि रात होते ही मेरी बीवी बेहोश हो जाती थी और जूं ही मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता तो बीवी को होश आ जाता। मगर डॉक्टर मेरी बीवी को दाखिल कर लेता और कहता कि इन्हें सख्त इलाज की जरूरत है और फिर मैं सुबह ढेरों गोलियों के साथ बीवी को घर लाता। एक दिन मेरी काम वाली ने मुझे कचरे की टोकरी दिखाई जहां मेरी बीवी सारी दवाइयां बगैर खाए ही फेंक रही थी। मुझे कुछ दाल में काला लगा। इस बार जब बीवी को अस्पताल लेकर गया तो मैं भी डॉक्टर का कोट पहनकर जूं ही कमरे में गया तो पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि वहां तो मेरी बीवी। मैं शादी की पहली रात जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ मेरी बीवी मुझे देखते ही चकरा कर बेड पर गिर गई। मैं दरवाजे के पास शशोपंज में मुब्तला खड़ा था कि आगे बढ़ूं या बाहर निकल जाऊं। फिर अपने हवास पर काबू पाकर मैं आगे बढ़ा और अपनी बीवी को होश में लाने की कोशिश करने लगा था। मैं इस अफ्ताब पर घबराया हुआ था। मैं उसे आवाजें देता रहा मगर वो टस से मस न हुई। मजबूरन मुझे पानी का भरा हुआ गिलास महानूर पर डालना पड़ा था मगर मेरी ये कोशिश भी रायगा गई थी। अब मैं सही मानों में परेशान हो गया था। मैं भागता हुआ कमरे से बाहर निकलकर सीधा किचन में दाखिल हो गया क्योंकि मैं ये जानता था कि मेरी अम्मी वहीं मौजूद होंगी। अम्मी मुझे देखकर परेशान हो गई और बोली, क्या बात है यासिर, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने अम्मी को बताया कि महानूर बेहोश हो गई है। वो भी परेशान हो गई। वो जल्दी से मेरे कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने नूर का जायजा लिया तो उसकी जर्द रंगत देखकर उन्होंने मुझे अस्पताल जाने का मशवरा दिया था। मैं दुल्हे के लिबास में अपनी दुल्हन को लेकर अस्पताल पहुंचा तो सब हमें ही देखने लगे थे। अस्पताल पहुंचते ही वो होश में आ चुकी थी। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने महानूर का चेकअप करके कहा कि आपकी बीवी को इलाज की सख्त जरूरत है, इसलिए इन्हें अस्पताल में ही एडमिट कर दें। मैं दिल में कुढ़ कर रह गया था मगर मरता क्या ना करता कि मज़दाक में मैंने हामी भर ली। मेरी बीवी रात भर अस्पताल में रही और मैं बाहर बेंच पर बैठा रहा। सुबह 8 बजे डॉक्टर ने महानूर को डिस्चार्ज कर दिया था। वापसी पर नूर बड़ी खामोश सी बैठी थी। मैंने हल्की फुल्की गुफ्तगू का आगाज किया था। मैंने कहा, नूर, अब तबीयत कैसी है? उसने कहा, बेहतर हूं अब। मगर न जाने क्यों मुझे वो बेहतर नहीं लग रही थी। बाकी का सारा रास्ता खामोशी से कटा था। नूर घर आई तो अम्मी ने उसका सदका दिया और नजर उतारी। अम्मी का मानना था कि उसे जरूर नजर लगी है। फिर मोहल्ले की खातून नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए आने लगी थी। महानूर तितली की तरह मेरे घर में यहां वहां उड़ती फिर रही थी। मुझे इस तरह उसे देखकर कुछ तसल्ली हुई थी और फिर मैं अपने काम से बाहर चला गया था। मैं अम्मी को फोन करके महानूर की खैरियत मालूम करता रहा था। अम्मी का जवाब बड़ा तसल्ली बख्श था। मुझे उम्मीद थी कि अब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। न जाने क्यों मगर शादी की रात महानूर की बिगड़ी हुई हालत देखकर ऐसा लगता था कि जिंदगी में तारीकी छा गई है। शाम को जब मैं घर लौटा तो अम्मी को सहन में इबादत करते हुए देखा। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसने मुझे देखकर सलाम किया और बुरुश रखकर बेड पर बैठ गई थी। उसे देखकर मेरा दिल एकदम से खुश हो गया था। आज मुझे अपनी बीवी महानूर की तबीयत बेहतर लग रही थी। फिर कुछ याद आने पर मुस्कुराकर बोली, आपको पानी देना तो भूल ही गई। वो बेड से उठी और जूं ही चलने लगी चकराकर जमीन पर गिर गई थी। मैं एकदम से लरस कर रह गया था। मैंने जल्दी से नूर को उठाकर बेड पर डाला और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा था। मैं बहुत देर तक उसे उठाने की कोशिश करता रहा मगर जब मैं नाकाम हो गया तो उसे उठाकर गाड़ी में लेटा दिया और अस्पताल की जानिब रुख कर लिया था। हम जैसे ही अस्पताल पहुंचे नूर को होश आ गया था। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि आपकी बीवी को इलाज की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं इन्हें अस्पताल में ही एडमिट कर लेता हूं। मैं डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गया था। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को क्या बीमारी है? डॉक्टर ने कहा, हम मर्ज की तशखीस करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए इनकी बीमारी पलट पलट कर वापस आती है। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, ये बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया और अस्पताल के बेंच पर आकर बैठ गया था। मैंने अम्मी को भी फोन करके बता दिया था
कि वो घर को अंदर से बंद कर लें, क्योंकि मुझे आज की रात भी अस्पताल में ही गुजारना थी। अम्मी भी परेशान होकर रह गई थी। सारी रात बेंच पर बैठ बैठ कर मेरी कमर में शदीद दर्द हो गया था। सुबह 8 बजे डॉक्टर ने मेरी बीवी को घर जाने की इजाजत दे दी थी। कौन कहेगा कि कल ही तो मेरी शादी हुई है। मेरे तो अस्पताल के चक्कर ही खत्म न होते थे। मेरा दिल एकदम से हर चीज से उचाट हो गया था, लेकिन फिर भी यही कोशिश करता रहा कि मेरे रवैये से महानूर की दिल आजारी ना हो जाए। हम दोनों घर में दाखिल हुए तो अम्मी मुझे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गई थी। अम्मी बोली, यासिर क्या बात है, तुम्हारी बीवी को ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो बार बार बेहोश हो जाती है? मैंने कहा, आप ही ने नूर को पसंद करके मेरी शादी उससे करवाई थी, आप ही पूछें उससे, मुझे तो वो कुछ नहीं बताती है। अम्मी गहरी सोच में डूब गई थी। नूर सारा दिन हंसती मुस्कुराती रहती थी। उसने किचन के मामलात भी अपने हाथ में ले लिए थे। शाम हुई तो हमारी पड़ोसन की बेटी नजमा हमारे घर आ गई थी। नजमा को देखकर नूर एकदम से बौखला गई थी। वो नजमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई थी। जैसे ही वो कमरे में गई, उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं और अम्मी एक दूसरे को देखते ही रह गए थे। 10 मिनट बाद दरवाजा खुला और नजमा बाहर आ गई थी। नजमा बड़ी परेशान सी लग रही थी, जबकि नूर बिल्कुल पुरसुकून सी थी। नजमा कोई बात किए बगैर ही भागते हुए बाहर निकल गई। अम्मी ने कड़े तेवरों से नूर को घूर कर पूछा, नजमा को क्या हुआ है? वो इस तरह जल्दी से घर से क्यों निकल कर गई है? नूर ने कहा, अम्मी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो चली गई। मैं गुस्से से बोला, तुम नजमा को पहले से जानती हो? लेकिन नूर ने नफी में सर हिला दिया था। उसने कहा कि नजमा मेरी हम उम्र है, इसलिए उसे अपने कमरे में लेकर गई थी कि उससे 2 घड़ी बात ही कर लूं। इतना कहकर वो किचन में घुस गई थी और मैं खुद छत पर जाकर बैठ गया था। मुझे नूर पर शक होने लगा था। वो शादी के पहले दिन से ही अजीब हरकतें कर रही थी। क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही थी या फिर कोई साजिश कर रही थी? लेकिन फिर मेरी आंखों के सामने नूर का मासूम सा चेहरा घूम गया था। वो इतनी मासूम थी कि उस पर शक भी नहीं किया जा सकता था। मैं शाम तक छत पर ही बैठा रहा था और फिर घर से बाहर निकल गया। मैं रात 10 बजे के बाद ही घर वापस लौटा था। आज मुझे बड़ी शदीद नींद आ रही थी, क्योंकि पिछली 2 रातें तो मैंने अस्पताल के बेंच पर बैठकर गुजार दी थी। मैंने खाना तो खाया नहीं था, क्योंकि नूर की टेंशन की वजह से मेरी भूख ही मर गई थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो नूर को किताब पढ़ते हुए पाया था। मैंने उससे कोई बात नहीं की और बिस्तर पर जाकर लेट गया। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि नूर मेरे पास आई और बोली, यासिर मुझे अस्पताल ले जाए, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, सांस भी रुक रुक कर आ रहा है। मैंने कहा, डॉक्टर ने जो कल दवा दी थी वो खा लो, बेहतर महसूस करोगी। वो अच्छा कहकर जैसे ही मुड़ी, चकरा कर जमीन पर गिर गई थी। मैं जल्दी से उठा। मैंने महानूर पर पानी का पूरा जग ही उंडेल दिया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया हुआ था, लेकिन वो फिर भी होश में ना आई तो मैंने उसे उठाकर गाड़ी में लेटाया और एक बार फिर से अस्पताल ले आया था। अस्पताल की दहलीज उबूर करते ही नूर होश में आ गई थी। मैं उसे देखकर बोला, अब तो तुम्हें होश आ गया है ना, चलो वापस घर चलते हैं। और मेरी बात सुनते ही वो एकदम ही जमीन पर जा गिरी थी। मैं तो ये सब देखकर बौखला ही गया था। नर्सें भाग कर आई और नूर को उठाकर डॉक्टर के रूम में चली गई थी, लेकिन मेरा माथा ठनक गया था। अब महानूर पर शक करना बनता था। मुझे यही शक था कि शायद मैं उसे पसंद नहीं हूं, इसी वजह से वो मुझे देखते ही बेहोश हो जाती है। वो मेरी कुर्बत से दूर भागती थी। अगली सुबह नूर को ढेरों दवाइयों के साथ छुट्टी मिल गई थी। मैं वापसी पर बिल्कुल खामोश ही रहा था। हम घर पहुंचे तो मैं ये देखकर चौंक गया था कि नजमा भी हमारे घर पर ही मौजूद थी। नजमा ने जल्दी से नूर का हाथ थामा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। थोड़ी देर बाद ही उन दोनों के झगड़ने की आवाजें आने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे पर चीख रही थी। अम्मी बोली, यासिर ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी बीवी तो मेरी समझ से बाहर है। मैं अम्मी को देखता रह गया था। तभी दरवाजा खोलकर नजमा बाहर निकल आई थी और कुछ कहे बिना ही चली गई। अम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई और बोली, नूर ये सब क्या हो रहा है? महानूर हंसकर बोली, अम्मी जी कुछ नहीं है, आप बिला वजह परेशान ना हुआ करें। अम्मी तो पहले ही गुस्से में थी। वो बोली, तुम हर रोज बेहोश हो जाती हो,
दवाइयां तुम पर असर नहीं करती। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक मरीजा को अपने बेटे के लिए ब्याह कर ले जा रही हूं। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो मैं तुम्हें अपने घर से निकालने में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करूंगी। ये सब सुनकर नूर मेरी अम्मी के कदमों में गिर पड़ी थी। वो रोते हुए बोली, अम्मी, मैं यासिर से बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं इनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिएगा। मैं महानूर को देखता रह गया था। वो रोते हुए भी बड़ी मासूम लग रही थी, मगर इतनी मासूम थी नहीं। अब मेरी शादी को हफ्ता हो गया था, लेकिन सब कुछ वैसे ही जारी था। महानूर हर रात बेहोश हो जाती थी और मैं हैरान था कि आखिर वो ठीक क्यों नहीं होती। इसे ऐसी कौन सी बीमारी लाहक है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने महानूर की दवाइयों वाला शॉपर उठाकर खोला ताकि देखूं तो सही कि आखिर डॉक्टर किस चीज की दवा दे रहा है। और ये देखकर तो मैं दंग रह गया कि महानूर की दवाइयां वैसी की वैसी ही पड़ी थी। उसने तो शॉपर खोल कर भी ना देखा था। मैं परेशान सा सोफे पर ठह गया था। इतनी देर में महानूर कमरे में दाखिल हुई। वो मुझे यूं बैठे हुए देखकर जल्दी से मेरे पास आई और मेरा हाथ थाम कर बोली, क्या हुआ यासिर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया था। वो रोने लगी। रोते हुए बोली, यासिर, मुझसे बेगानगी मत बरते। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं एकदम से उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। मैं यूं ही सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था और मैंने सोच लिया था कि आज मैं हर हाल में महानूर के राज से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। इसलिए मैं अस्पताल में दाखिल हो गया। मैंने एक नर्स से डॉक्टर शिराज के मुतालिक पूछा तो उसने जवाब दिया कि इस हॉस्पिटल में तो कोई डॉक्टर शिराज बैठते ही नहीं। मैं नर्स को फटी फटी निगाहों से देखता रह गया था। मैंने कहा, डॉक्टर शिराज शाम के 7 बजे के बाद बैठते हैं। वो नर्स हंसकर बोली, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अस्पताल के दूसरे अमले से पूछ लें, और अगर ये भी नहीं करना तो हर कमरे के बाहर डॉक्टरों के नामों की तख्तियां चेक कर लें। आपको डॉक्टर शिराज के नाम की तख्ती नजर ही नहीं आएगी। उसकी बात सुनकर एकदम से मुझ पर बड़ी घबराहट तारी हो गई थी। वो नर्स बिल्कुल सच कह रही थी। मैंने अस्पताल की एक एक नर्स से डॉक्टर शिराज के मुतालिक पूछा तो सबने ही लाइल्मी का इजहार किया था। मैंने नामों वाली तख्तियां चेक की तो शिराज की कोई तख्ती भी नजर न आई थी। मैं अस्पताल के बेंच पर ही बैठ गया था। 2 घंटे बाद अस्पताल के अमले की ड्यूटियां तब्दील हुई थी। एक नर्स घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, आपकी बीवी फिर से बेहोश हो गई है क्या? ओह, मगर डॉक्टर शिराज तो अभी तक आए नहीं हैं। मैं खामोशी से वहां से उठ गया था। रात को जब मैं घर वापस आया तो एक बार फिर से महानूर बेहोश हो चुकी थी। मैंने बड़े तहम्मुल से उसे उठाया और अस्पताल ले गया था। आज मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैंने आगे क्या करना है। जैसे ही महानूर अस्पताल में दाखिल हुई, उसे होश आ गया था। एक नर्स जल्दी से आई और महानूर का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई थी। मैंने भी जल्दी से एक मेल नर्स से डॉक्टर की वर्दी ली और उसे पहनकर उस कमरे में दाखिल हो गया जहां थोड़ी देर पहले ही महानूर दाखिल हुई थी। और मैं तो ये देखकर दंग ही रह गया था कि वो तो बिल्कुल एक आम सा कमरा था। डॉक्टर का कमरा तो था ही नहीं। महानूर कुर्सी पर दूसरी जानिब रुख किए बैठी थी। उसे इस बात का इल्म न था कि डॉक्टर शिराज नहीं बल्कि यासिर कमरे में दाखिल हुआ है। वो बोली, शिराज। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे सांप ही सूंघ गया था। महानूर बड़ी देर बेहिस्सो हरकत खड़ी रही थी। मैं ही आगे बढ़ा और बोला, महानूर, अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगा। मेरी बात सुनकर महानूर तड़प गई थी। वो मेरे कदमों में गिरकर बोली, मैं आपको सब कुछ सच सच बता देती हूं, फिर आप ही फैसला कीजिएगा कि आप मुझ जैसी बदकार और धोखेबाज औरत के साथ गुजारा कर सकते हैं या नहीं। मैंने जब होश संभाला तो यह हकीकत मुझ पर आश्कार हुई कि आज तक जिनको अपने वालिदैन समझकर बैठी थी वो तो मेरे वालिदैन थे ही नहीं। मुझे मेरे ताया और ताई ने ही पाला था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग यतीमों और बेआसराओं को पालते हैं। मैं ताई की बेटी से फकत 1 साल बड़ी थी, मगर मेरी ताई को ये साल का फर्क शायद 10 साल का लगता था। इसी वजह से वो अपनी बेटी के काम भी मुझी से करवाती थी।
उनकी बेटी की वर्दी भी मैं ही इस्त्री करती और जूते भी मैं ही साफ करती थी। लेकिन मैं जूं जूं बड़ी होती गई, मुझे इस बात की समझ आने लगी थी कि ये सब गलत है। मैं घर के कामकाज के साथ आयशा की नाज नखरे क्यों उठाऊं? अब मैं जानबूझकर वो हरकतें करती जिसकी वजह से मेरी ताई को चिढ़ चढ़ती थी। मैं बर्तन धोती तो सबसे कीमती बर्तन तोड़ देती थी, आयशा के कपड़े जला देती थी। ताई को भी मालूम हो गया था कि मैं ये सब जानबूझकर करती हूं। वो मुझ पर बड़ी सख्ती करने लगी थी। वो मुझे मारने पीटने भी लगी थी। मैं खुद सर होती जा रही थी। मैंने स्कूल में एक सहेली बना ली थी जिसका नाम नजमा था। नजमा ने मुझे समझाया कि मैं अपनी ताई के जुल्म सितम से सिर्फ तभी बच पाऊंगी जब मेरी शादी हो जाएगी। उसने मेरा ध्यान शादी की तरफ लगा दिया था। मैं 10वीं जमात में ही लड़कों के साथ दोस्तियां करने लगी थी और यूं ही मैं कॉलेज तक भी पहुंच गई। कॉलेज में मेरी दोस्ती शिराज से हो गई थी और शिराज ने मुझे शादी का झांसा दिया था। उसने मुझे एक अंगूठी भी पहना दी थी और कहा कि हम दोनों की मंगनी हो गई है। मैं इस कदर पागल थी कि उसकी बातों में आकर उसको सचमुच में अपना मंगेतर समझ बैठी थी। अब हम दोनों बाहर घूमते फिरते रहते थे। मेरी सालगिरह पर शिराज ने मुझे एक सरप्राइज देने का कहा था। उसने कहा कि तुम मेरे साथ भागकर शादी कर लो। मुझे शिराज का मशवरा बहुत पसंद आया था। मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरी जान जल्दी से ताई के मजालिम से छूट जाए। मैंने हामी भर ली थी। रात हुई तो मैंने अपना सामान पैक किया और जब ताई और ताया सो गए तो मैं बड़े इत्मीनान से घर से निकल गई थी। बाहर शिराज अपनी गाड़ी में मौजूद था। मैं उसके साथ बैठकर बड़ी खुश थी। उसने कहा कि मैंने अपने फार्म हाउस में तुम्हारी सालगिरह मनाने का बंदोबस्त किया हुआ है। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। शिराज मुल्क के बहुत बड़े सनतकार का बेटा था। मैं तो ये सोचकर ही बड़ी खुश हो रही थी कि जब मेरी ताई को मालूम होगा कि मेरी अमीर कबीर लड़के से शादी हो चुकी है तो वो चलकर राख ही हो जाएंगी। मैं फार्म हाउस गई तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। मैंने देखा फार्म हाउस में कोई मुलाजिम नहीं था। शिराज ने कहा कि दो रूहों को निकाह की जरूरत नहीं होती। मोहब्बत का रिश्ता इन सब बंदिशों से मावरा है। मेरा माथा ठनक गया था। शिराज किचन से मशरूब लेने गया तो मैंने किचन को बाहर से कुंडी लगा दी थी। उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो मुझे वार्निंग दे रहा था कि दरवाजा खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी धमकियों में नहीं आई थी और फिर मैं उस फार्म हाउस से निकल आई। रात गहरी हो चुकी थी। उस वक्त टैक्सी मिलना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद को फरिश्ता भेज दिया था। मैं सड़क पर हैरान परेशान सी खड़ी थी जब एक बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर मेरे पास आकर रुके और बोले, चलो बेटी, आ जाओ, बैठ जाओ। मैंने कुछ भी न सोचा और फौरन ही उनकी टैक्सी में बैठ गई थी। वो मेरे बताए हुए पते पर मुझे बहिफाजत छोड़ गए थे। मैं रात के 2 बजे घर पहुंची थी। घर में किसी को भी इल्म नहीं हुआ था कि मैं घर से भाग गई थी। मेरे लौटने पर मुझे घर के दरवाजे खुले ही मिले थे, जैसे मैं छोड़ कर गई थी। मैं उस रात में बहुत बदल गई थी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। ताई के घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ले ली थी। मैं सारा दिन खुद को काम में मसरूफ रखती थी। ताई भी बड़ी हैरान थी कि आखिर ये काया कैसे पलट गई है। मैं ताई की बेटी का हर काम खुद करती। जिद, हठधर्मी, मैंने सभी कुछ छोड़ दिया था। मैंने अपना मोबाइल भी बंद कर दिया था। मैंने शिराज के साथ उस दिन के बाद कभी राब्ता नहीं किया था। ना ही मुझे मालूम था कि वो कहाँ है और किस हाल में है। यूं ही 4 साल गुजर गए थे। फिर मेरे लिए आपका रिश्ता आ गया था। मैं बहुत खुश थी और अब ताई भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। वो मुझे बाजार लेकर जाती ताकि मैं अपनी पसंद की खरीदारी कर सकूं। एक दिन न जाने शिराज ने मुझे कैसे देख लिया था और पता नहीं उसने मेरा नंबर कहां से ढूंढ निकाला था। उसने मुझे फोन करके कहा कि शादी के बाद मैं हर रात अस्पताल में गुजारूं, नहीं तो वो मेरे शौहर को मेरे माजी के मुतालिक बता देगा। मैं बहुत डर गई थी। किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं उसकी बात मानने लगी। न जाने उसने किस तरह अस्पताल के अमले को अपने साथ मिला लिया था। नर्सें मुझे देखते ही
फौरन शिराज के कमरे में ले जाती। शिराज डॉक्टर की वर्दी में आता और मेरा मजाक उड़ाता। वो कहता कि ये बदला मैं उस रात का ले रहा हूं जो मैंने किचन में गुजारी थी। अब तुम अपनी हर रात इस अस्पताल में गुजारोगी। इतना कहकर वो चला जाता था। मैं सारी रात रोती रहती और अल्लाह से दुआ करती कि वो मेरी मुश्किल को हल फरमा दे। नजमा को जब मैंने आपके घर देखा तो मुझे वो सारे साल याद आ गए थे जो मैंने उसकी वजह से इस अजियत में गुजारे थे। अगर वो मुझे सीधा रास्ता दिखाती, दोस्ती का हक अदा करती, तो कभी भी मैं यूं पशेमान ना होती और ना ही परेशान होती। अब तो मेरा लम्हा लम्हा अजियत में गुजरने लगा था। यही मेरी दास्तान है आसिर। मैंने आपसे आज कुछ भी नहीं छुपाया, सारी हकीकत आपके सामने खोल कर रख दी है। मैं मानती हूं मुझसे गलतियां सरजद हुई हैं, लेकिन मैंने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर ली थी। अब तो मेरा सब कुछ आप ही है। नूर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, क्योंकि मुझ जैसे शरीफ इंसान के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मेरी बीवी मुझसे ही बातें छुपा रही थी। अगर वो मुझे पहले ही दिन सारा सच बता देती तो ना उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ती और न ही मुझे जहनी अजियत मिलती। मैंने कहा, नूर, अगर तुम मुझ पर यकीन करके सब कुछ बता देती तो तुम्हें हर रोज बेहोश होने का नाटक न करना पड़ता। मैं जानता हूं कि तुम अपना घर बचाना चाहती थी। अगर हर मर्द एक सा नहीं होता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तुमने अपने हर राज से पर्दा उठा दिया है। अगली बार जब शिराज का फोन तुम्हें आए तो उसकी बात मुझसे करवा देना। मुझे उस जैसे लफंगों के साथ निमटना बखूबी आता है। मैंने महानूर को माफ कर दिया और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू की थी, और आज हम दोनों बहुत खुश हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।